हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन, जहां हम डिस्कस करते हैं कुछ बेहतर। फ्रेंड्स, आज से हम अपना पर्यावरण अध्ययन क्लास 5th की जो बुक है, हम आज से उसको स्टार्ट करने वाले हैं और ये बुक्स हमारे लिए यूज़फुल होने वाली हैं सीटेट पेपर 1 के लिए। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे कि बुक का नाम है आसपास, और ये कक्षा 5 के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नेम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो ये सब यहाँ पर बताई गई है, एक पूरी स्टोरी की जो चींटियाँ होती हैं वो किस तरह से एक दूसरे को पहचानती हैं, ठीक है। और जो जितने भी जो होते हैं जीव जंतु, जो कोई भी हैं जानवर वगैरह, वो एक दूसरे को किस तरह से पहचान लेते हैं। स्टोरी पूरी बताई गई है। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? तुम स्कूल के मैदान में बैठे खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई हो। तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे हो और झट से उसके कान खड़े हो गए। खाते समय तुमसे कुछ मीठा ज़मीन पर गिर गया और कुछ ही पलों में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने, महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है ना जानवरों की अजीब दुनिया। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से लोग, मतलब जो जानवर हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं। तो कैसे पहचाना साथी को। एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी। अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को आता देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ आई। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। अब ये बात है कि पहचाना कैसे होगा, है ना। तो ये है, तो आगे देखते हैं कैसे पहचाना। हाँ, बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुँचे कि चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। मतलब कि जो आगे वाली चींटियाँ होती हैं वो जब चलती हैं तो चलते वक्त वो कुछ ऐसा छोड़ती हुई चलती हैं, अपनी जो उनकी लाइन होती है उसमें कुछ ऐसा छोड़ती हुई चलती हैं जिससे जो पीछे आ रही होती हैं चींटियाँ, उनको रास्ता पता लग जाता है और वो उनके पीछे पीछे आने लगते हैं। अब क्या तुम बता सकते हो, तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके व्यवहार का क्या कारण था? कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उनको पहचान लेते हैं। क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो उन्हें कैसे पता होगा कि तुम कहाँ हो। मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेते हैं। मैं रेशम का कीड़ा हूँ। मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता हूँ। देखिए यहाँ पर जो इतना सारा जो देखने वाली चीज़ है वो ये हैं। मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, अगर आपको अभी लिखना है तो आप अभी लिख सकते हैं, बाद में अदरवाइज जो हम बाद में एक पूरा बुक रिव्यू लेते हैं ना, जिसमें हम आपको इंपॉर्टेंट नोट्स देते हैं, वहाँ पर भी आपको पूरा का पूरा लिखवा दिया जाएगा। चाहे तो आप अभी भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये पॉइंट है, ठीक है, कि चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। मच्छर तुम्हें कैसे ढूंढते हैं? तो मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर जो पैरों के तलवे होते हैं उनसे, और शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेते हैं। और यही ये है कि मैं रेशम का कीड़ा हूँ और अपनी मादा को उसके शरीर की गंध से पहचान लेता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, एज इट इज़ आपके लिए पेपर में देखने के लिए मिल जाते हैं। आगे अगर देखें, क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? सोचो कुत्ता क्या सूंघता होगा। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। कुत्ते भी अपने इलाके में ही रहते हैं ना, तो ये बताया जा रहा है कि कुत्ते कैसे पहचान लेते हैं कि उनके इलाके में कोई और आया है, तो वो दूसरे कुत्ते के मलमूत्र से पहचान लेते हैं, मलमूत्र की गंध से। ठीक है, ये पॉइंट्स थे इसमें देखने वाले, इनको अच्छे से लर्न कर लो, रिवाइज कर लो, और चाहो तो इनको नोटबुक में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, इसमें भी नहीं है ऐसा कुछ। जहाँ पर भी इम्पोर्टेंट लगेगा मैं आपको तुरंत बताती हूँ। ठीक है, पूरा देखकर टाइम ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब देखिए, जैसे ये है, यहाँ पर पॉइंट है, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर से दिखाई पड़ती है, वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से भी देख लेते हैं।
तो ये देखने की चीज़ है कि जो चील, बाज और गिद्ध होते हैं, इनकी जो देखने की शक्ति होती है वो हमसे कितने गुना ज़्यादा होती है, तो 4 गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, ये देखने की चीज़ है। खाली में टाइम ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं आपको इम्पॉर्टेंट जो भी है मैं आपको वो बताती हूँ। ठीक है, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है इम्पॉर्टेंट। हाँ जी, अब आया। कुछ तो जानवर तूफान या भूकंप आने से पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं, जो जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी के समय कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से बच गए थे। तो ये है। अच्छा, अब आगे ये बताया गया है कितना सोएं, इसके लेकर आगे हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए, स्लोथ की बात हो रही है। ठीक है, स्लोथ एक भालू की तरह ही होता है। तो ये स्लोथ भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये है स्लोथ, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, स्लोथ भालू जैसे दिखते हैं पर ये भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती में सोते हैं। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि स्लोथ कैसे सोते हैं, तो 17 घंटे उल्टे लटक कर उल्टे सर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, मतलब कि उसी पेड़ से खाते हैं और उसी पेड़ पर सोते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ़ उठाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से उतरते हैं। तो ये रहा। अच्छा, नेक्स्ट नीचे देख लेते हैं। स्लोथ कितने घंटे जागता है, तो ये पूरे 24 घंटे का बनाया गया है। उसमें ये इतने टाइम केवल जागता है और बाकी का सोने का समय जो है वो ये है इसका। ठीक है, इसी तरह छिपकली का भी बताया गया है, सभी का बताया गया है, अजगर का बताया गया है। यहाँ पर बाघ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये देख लेते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। हमसे 6 गुना बेहतर, यानी हम अंधेरे में जितना देख सकते हैं बाघ उससे 6 गुना बेहतर देख सकता है। नेक्स्ट है, बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। जो ये इसकी ये मूछें हैं ना, ये वाली मूछें, ये जो भी कंपन होते हैं उनको ये भांप लेती हैं। उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति पता चल जाती है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, यह तो उस बाघ की मर्जी होती है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़, बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी कराहना हो तो कभी गुर्राना हो तो इनकी अलग अलग आवाज़ें हैं। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। ठीक है, ये रहा बाघ के बारे में इन्फॉर्मेशन, आपको ये बिल्कुल लिख लेनी चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या तुम जानते हो, हाथी को उसके दांतों, गैंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। क्योंकि किसके लिए, किस चीज़ के लिए, किस जानवर को मारा जाता है, हमें ये देखना है। तो जैसे हाथी को मारा जाता है दांतों के लिए, गैंडे को मारा जाता है सींग के लिए, उसी तरह शेर, मगरमच्छ और सांप को मारा जाता है उनकी स्किन के लिए, उनकी खाल के लिए। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। जानवरों को मारने वालों को शिकारी कहते हैं। ठीक है, आगे नीचे देखते हैं। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त होने जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान का भरतपुर में है ना घाना, तो घाना,
इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है, यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि उत्तराखंड में कौन सा पार्क है, तो जिम कॉर्बेट पार्क। और वहीं अगर बात करें राजस्थान के भरतपुर में है घाना। ये तो इतना रहा। ये है नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 2, मैं हूँ आर्यनाथ। अब आर्यनाथ की बात आती है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हो। जानते हो क्या? मैं बीन बजा सकता हूँ। हो गए हो गए ना हैरान? हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हम लोगों को कालबेलिया कहते हैं, यानी कि जो सांप पकड़ते हैं, राजस्थान में जो सांप पकड़ने की जनजाति होती है उसको हम कालबेलिया कहते हैं। मेरे दादा रोशन नाथ जी हमारी जाति में बहुत मशहूर थे। वे आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। वे मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किस्से अभी भी सुनाते हैं। तो ये सब है और इतना ही है इसमें। नेक्स्ट ये है, दादाजी बताते हैं, तो पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मेरे दादा परदादा सभी सपेरे थे। हमारी ज़िंदगी सांपों से ही जुड़ी थी और कंधों पर कांवड़ जैसी पिटारी लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव घूमते। हम जहाँ भी जाते हमें देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती। फिर हम अपनी पिटारी में रखी बांस की टोकरी में से निकालते अपने प्यारे सांपों को नाच देखने के बाद भी लोग वहीं रुके रहते। उन्हें पता होता कि हमारे टिन के डिब्बे में उनके कई रोगों की दवा होगी। ये सभी जड़ी बूटियाँ हम जंगलों से इकट्ठा करते। मैंने भी यह सब अपने दादाजी से सीखा। मुझे अच्छा लगता है कि जहाँ डॉक्टर नहीं वहाँ भी मैं अपनी दवाइयों से लोगों की मदद कर पाता हूँ। दवाइयों के बदले लोग हमें अनाज दे देते हैं, तो कभी पैसे। बस इसी तरह गुजर बसर हो जाती है। कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता है जहाँ किसी को सांप ने काटा हो। तब मैं सांप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश करता हूँ कि किस सांप ने काटा है। उस सांप के काटने की दवा देता हूँ। फिर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुँच पाता, है ना, हमेशा समय पर नहीं पहुँच पाता हूँ। जानते हो ना, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटते ही जान चली जाती है, पर ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। कभी कभी जब कोई किसान सांप चिल्लाता हुआ भाग आता है, तब मैं उस सांप को पकड़ता हूँ, है ना। आखिरकार मैं बचपन से ही सांप पकड़ना जानता हूँ। ये सब है और आगे देखते हैं। ये है, आर्यनाथ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी उम्र में ही मेरे साथ गांव-गांव घूमा करते थे। उन्होंने बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया था। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, जो पॉइंट है वो आगे देखते हैं। कालबेलियों के लिए कुछ मुद्राएं होती हैं, वो दी जाती हैं। कालबेलिया की जो मुद्रा होती है डांस की, वो कुछ इस तरह से है। ड्रेस कुछ ऐसी रहती है, ब्लैक काली ब्लैक ड्रेस रहती है इनकी, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, ये आया, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। वो 4 तरह के कौन से हैं? नाग, करैत, दुबोइया, अफाई। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले जो जहर वाले दांत होते हैं, दांतों से जब उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है, इसीलिए वो इंसान मर जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है, जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई सीरम दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मिलता है। क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि जो जहरीले सांप हैं उनके नाम बताओ, इनके साथ कोई और मिक्स कर दिया जाएगा तो इसी तरह से 4 ऑप्शन बना दिए जाएंगे। हमें चेक करना है कि कौन सा है। तो इनके नेम है नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जो बनता है, सांप का जो जहर होता है वो कहाँ होता है? तो 2 खोखले जो दांत होते हैं, उसके 2 खोखले दांतों के द्वारा वो अपना जहर शरीर में पहुँचा देता है। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं और हम आज बस इतना ही देखेंगे, 3 चैप्टर्स को देखेंगे। चखने से पचने तक, ये तो पूरी की पूरी स्टोरी दी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि कुछ खिलाया जा रहा है, फिर बताना है कि ये कैसा लगता है टेस्ट में, ये बताया जा रहा है, ठीक है। जीभ के हिस्से बताए गए हैं। कई बार हम सब्ज़ी बन रही होती है कुछ, तो हम कहते हैं उनके देखो ये सब्ज़ी बन रही है, तो हम ये सब चीज़ें पहचान लेते हैं। ये सब चीज़ें ऐसा बताई गई हैं, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है।
जो भी इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए सिर्फ वही बताया जाएगा जो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपका फालतू में आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है। तो अपना आराम से जो चीज़ इम्पोर्टेंट है सिर्फ हम वही देखेंगे। मैंने सारे पेजेस हाँ इसलिए लगाए हैं ताकि आपको ये ना लगे कि सारे पेजेस क्यों नहीं दिखाए गए, ठीक है। ये है, चलो अच्छा ये पढ़ लेते हैं। कहानी पेट में झांका जाना भेद। तुमने कविता में जिस फौजी के बारे में पढ़ा, जो पीछे मतलब कविता दी गई है, 1822 में 18 साल का था और वह तंदुरुस्त था। जब वह गोली से जख्मी हुआ तो डॉक्टर बोमोंट के पास ले जाया गया था उसको। डॉक्टर मार्टिन की अच्छी तरह से मरम्मत पट्टी हुई, धीरे धीरे उसका जख्म ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल बाद डॉक्टरों ने देखा मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई है। पेट की चमड़ी ने बढ़कर छेद को तो ढक दिया, लेकिन ठीक उसी तरह से जैसे एक फुटबॉल का वॉशर होता है, यानी चमड़ी की एक तह के ऊपर एक और तह सी बन गई थी। निचली तह को दबाने पर छेद में से पेट में झांका जा सकता था। छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। अब क्या था, डॉक्टर बोमोंट का मार्टिन का यह अजूबा पेट क्या मिल गया, मानो एक खजाना ही मिल गया। सोच सकते हैं कि कितना समय लगा होगा उनको इस पेट के साथ प्रयोग करने में। 9 साल तक मार्टिन कुछ भी नहीं करते थे, उनकी शादी भी नहीं हुई थी। तो ये सब चला और ये सब चीज़ें बताई गई। इसके लिए उन्होंने प्रयोग किया, एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस निकाल लिए, फिर 10 मिलीलीटर पाचक रस में उबली हुई मछली के 20 बारीक टुकड़ों में डालकर सुबह 8 बजे रख दिए। इस गिलास को उतने ही तापमान पर रखा जितना आमतौर पर पेट के अंदर होता है। तो उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरह घुल चुके हैं। तो उन्होंने ये लगाया कि शरीर के अंदर से जो पाचक रस निकलते हैं उससे क्या होता है, शरीर हमारा पचा लेता है खाने के लिए। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि कितनी कितनी देर में क्या क्या पचा लेते हैं। कच्चा दूध जो होता है पचने में कितना टाइम लगता है उसे, 2 घंटे 15 मिनट, और गिलास के पाचक रस में 4 घंटे से 45 मिनट। मतलब गिलास में जो पचेगा वो इतने घंटे में, लेकिन पेट में इतनी जल्दी पचेगा। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट होगा वही देखेंगे हम। ये देख लेते हैं। ये तो खैर एक बात बताई गई है कि भुखमरी क्या होती है, मतलब खाने के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये बताया गया है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, ठीक है। और साथ ही अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भाई शेयर करो, इंतज़ार किसका कर रहे हो। अगर हम अच्छा पढ़ रहे हैं तो हम दूसरों को भी अच्छा बता सकते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अपनी आगे की वीडियो में, और शाम को हम देखेंगे अपने CDP के क्वेश्चन सीटेट पेपर 2 के। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आप आगे अपनी जो प्लेलिस्ट मेरी पूरी बनी हुई है उसमें जाकर आप और भी वीडियोस को देख सकते हैं।